दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शैतान के ऐनक पार्ट 2। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है और यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पार्ट 1 में। तो पहले आप उसका पढ़ लेना। इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। कर्नल कर्ण का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। रात के 3 बजे थे। साइमन अपने फ्लैट में गहरी नींद सोया हुआ था। यह फ्लैट एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर था। सिर से पांव तक काला लिबास पहने एक छाया साइमन के फ्लैट की खिड़की तक पहुंचने के प्रयास में थी। कुछ ही देर में अगले पल उसने जेब से एक सिलेंडर निकाला और शू शू। साइमन सोते में बेहोश हो चुका था। छाया ने बार के निकट जाकर स्कॉच विस्की की एक बोतल उठाई और खाली बोतल नीचे डालने के बाद उसने जेब से एक कैप्सूल निकाला और उसे उंगलियों से बिछकर बेड के निकट डाल दिया। फिर लपक कर खिड़की पर चढ़कर बाहर निकल गया। जिस समय छाया नीचे पहुंची साइमन के बेड के निकट पड़े कैप्सूल से आग का शोला निकला। भौक। कालीन पर बिखरी हुई शराब ने तुरंत ही आग पकड़ ली। कुछ ही क्षण में साइमन का सिर भी आग पकड़ चुका था, लेकिन उसे अब अपने जलने का एहसास आखिरी क्षण पर ही हुआ था। सुबह 6 बजे कर्ण के कमरे में फोन की घंटी बजी। फोन पर प्रेसिडेंट मीरा का सवर सुनकर वह उछल पड़ा। कर्नल, हालात बहुत बिगड़ गए हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट फोन करने का खतरा उठाया है। क्या हुआ योर एक्सीलेंसी? साइमन की हत्या हो गई है। क्या कल रात आपको सफलता मिल गई थी? जी नहीं, मैं तो आज साइमन से बैठ करने की सोच रहा था, लेकिन अब जो कुछ करना आपको खुद ही करना होगा। प्लीज आप किसी तरह वह चीज मुझे लाकर दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। अगर मुझे सफलता मिल गई तो आपसे किस प्रकार संपर्क करूं? सफलता मिलते ही आप अपने होटल के कमरे की खिड़की में एक लाल कपड़ा टांग दीजिए। मेरे आदमी आपके कमरे पर नजर रखेंगे और वह कपड़ा देखते आपसे संपर्क करेंगे। ओके सर। इसके बाद प्रेसिडेंट ने फोन बंद कर दिया था। उसी दोपहर कर्ण और असलम बदले हुए रूप में समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। यह अचानक आपको मछलियां पकड़ने की क्या सूझी? इस बहाने में मिलर के स्टीमर के इर्द गिर्द घूमकर देखना चाहता हूँ। तो क्या आप स्टीमर में चोरी से घुसने का प्लान बना रहे हैं? हाँ, अब इसके सिवा और कोई तरीका भी नहीं है। तुम स्टीमर की ओर चलो। असलम बोट स्टीमर की ओर ले गया, लेकिन उससे काफी दूर रहकर ही बोट को स्टीमर के चारों ओर घुमाने लगा। उस पर तो पहरेदार घूम रहे हैं। हाँ, यही देखने तो हम आए हैं। तुम एक चक्कर और लगाओ। इस बार असलम ने दायरा थोड़ा कम करके स्टीमर के गिर्द चक्कर लगाया। वह दो खिड़कियां मिल गए प्राइवेट कैबिनों की होनी चाहिए, क्योंकि साधारण कैबिनों में तो पोर्ट होल होते हैं। उन खिड़कियों के रास्ते तो आसानी से मिलर के कैबिन में घुसा जा सकता है। मैं भी यही करने वाला हूँ। अब वापस चलो। रात को हम पूरी तैयारी करके दोबारा आएंगे। रात को 1 बजे स्टीमर की लाइटें बुझा दी गई थी। असलम और करण स्टीमर से आधा मील दूर अंधेरे में देखने वाली दूरबीन लिए अपनी बोट में बैठे थे। लाइटें बुझ गई, लेकिन अभी हम 1 घंटा और प्रतीक्षा करेंगे। 1 घंटे बाद कर्ण गोताखोरी का लिबास पहनकर तैयार हो गया। अब स्टीमर की ओर चलो, लेकिन 200-250 गज दूर ही रुक जाना। ओके। स्टीमर से 200 गज की दूरी पर पहुंचते कर्ण पानी में उतर गया। पानी के अंदर तैरता हुआ वह स्टीमर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वह स्टीमर के बिल्कुल नीचे पहुंच गया और अंदाजे से उस तरफ बढ़ा जिधर खिड़कियां थी। खिड़कियों के ठीक नीचे पहुंचकर भाग्य साथ दे रहा है, एक खिड़की खुली हुई है। उसने कमर के गिर्द बंधी हुई नायलॉन की डोरी खोली, जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए पांव फंसाने के फंदे बने हुए थे। रस्सी के एक सिरे पर एक कांटा बंधा हुआ था। स्टीमर की ऊपर वाली रेलिंग में यह कांटा फंस जाएगा। फिर खट। एक बार उसने लटक लटक कर देखा कि कांटा ठीक से फंस गया है या नहीं। फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचकर उसने खिड़की का किनारा पकड़ लिया। हाथों के सारे ऊपर उठकर उसने भीतर झांका। यहाँ तो गुप्त अंधेरा है। भगवान का नाम लेकर वह खिड़की पर चढ़कर भीतर कूद गया। उसके पांव नरम कालीन पर पड़े थे, इसलिए कोई आवाज नहीं हुई थी। कुछ क्षण तक वह वहीं रुका रहा। फिर उसने अपनी छोटी सी टॉर्च जलाई और इसके साथ ही उसका दिल खुशी से धड़क उठा। ओह, मैं तो मिलर की लाइब्रेरी में पहुंच गया हूँ। एन के आमतौर से पढ़ने लिखने के कमरों में ही रखी जाती है। पहले मेज को देखता हूँ। उसने जैसे मेज पर प्रकाश डाला। ओह एनक। मगर यह वह नहीं है, इसका फ्रेम तो प्लास्टिक का है। एनक वापस रखकर उसने मेज की दराज खोली और एक बार फिर उसका दिल खुशी से उछला। यही वह एनक हो सकती है।
उसने ऐनक की ओर हाथ बढ़ाई था कि तभी धौएं उफ। अब ऐनक उठाने का मौका ही नहीं था। उसने खिड़की की ओर छलांग लगाई। धौएं। बाल बाल बच गया। छपाक। पानी के नीचे पहुंचकर वह तेज से स्टीमर से दूर जाने के लिए तैरने लगा। कुछ दूर जाकर उसने सिर उठाकर स्टीमर की ओर देखा। लाइटें जल रही हैं। शायद कोई मेरी तलाश में पानी से में उतरेगा। जल्दी वह अपनी बोट तक पहुंचना होगा। उसने एक बार फिर गोता लगाया और दूसरी बार अपनी बोट के निकट पहुंचकर उभरा। आइए। उफ। क्या आवाज सफलता मिली? तुरंत तट की ओर चलो, बाद में बताऊंगा। बोट तेज से तट की ओर रवाना हो गई। लगता अंधेरे के कारण स्टीमर से मेरा पीछा नहीं किया गया है। 1 घंटे बाद वे अपने होटल के कमरे में बैठे थे। करण ने असलम को सारी घटनाएं सुना दी थी। क्या आपको विश्वास है कि दराज में आपने वही ऐनक देखी थी? हाँ, उसका फ्रेम चांदी का था और वह बायो फोकस ऐनक थी। लेकिन अगर वह ऐनक इतनी महत्वपूर्ण है तो मिलर उसे इतनी लापरवाही से मेज की दराज में क्यों रखता है? इसलिए कि वह भी नहीं जानता कि कोई उसकी ऐनक के राज से परिचित हो चुका है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? मेरा विचार है में वह ऐनक चुराने में सफलता नहीं मिलेगी। निराश होना बुरी बात है डियर। फिलहाल आराम से सो जाओ। सुबह उठकर कोई और तरकीब सोचेंगे। अगले दिन दोपहर को प्रकाशित होने वाला अखबार देखते हुए करण चौंक पड़ा। हरमन मिलर के स्टीमर में चोर घुसा। कल रात एक चोर गोताखोर के लिबास में खिड़की के रास्ते मिस्टर मिलर के स्टीमर में चढ़ गया। स्टीमर के सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि चोर लाइब्रेरी की तलाशी ले रहा था। गार्ड ने उसे देख लिया और गोली चला दी, लेकिन चोर खिड़की से कूदकर भागने में सफल हो गया। मिस्टर मिलर ने बताया कि यह उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी की कोई साजिश हो सकती है। शायद वह चोर कुछ दस्तावेज चोरी करने आया था। स्टार होटल में मिस्टर मिलर ने आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वह बताएंगे कि अगर वह अर्जुना के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए तो देश की प्रगति की ओर ले जाने के लिए उनकी क्या नीतियां होंगी। लो, मुझे मिलर के निकट पहुंचने का एक और मौका मिल चुका गया है। न्यूज रिपोर्टर बनकर मैं उसके निकट पहुंच सकता हूँ। केवल निकट पहुंचने से क्या होगा? ऐनक हाथ लगे तो कुछ बात बने। मैंने जो तरकीब सोची है, अगर वह सफल हो गई तो इस बार सफलता जरूर हाथ लगेगी। मैं खुदा से आपकी सफलता के लिए दुआ करता हूँ। 5:45 करण स्टार होटल में प्रविष्ट हुआ। इस वक्त उसने प्रेस रिपोर्टर का हुलिया बनाया हुआ था। कॉन्फ्रेंस रूम के प्रवेश द्वार पर अगर चेकिंग सख्त हुई तो मुश्किल हो जाएगी। जब वह कॉन्फ्रेंस रूम के द्वार पर पहुंचा तो 8-10 पत्रकारों का एक दल भीतर प्रवेश कर रहा था। वह भी उस दल के साथ शामिल होकर भीतर पहुंच गया। थैंक गॉड, पहली सफलता तो मिल गई। ठीक 6 बजे मिलर कॉन्फ्रेंस हॉल में आया। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आज भी इसने वैनक नहीं लगाई है। कॉन्फ्रेंस आरंभ हुई। पत्रकार विभिन्न प्रश्न पूछ रहे थे। मिस्टर मिलर, आपके जीतने के चांस कितने परसेंट है? 100%। कॉन्फ्रेंस आधे घंटे चली। कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद जैसे मिलर उठकर बाहर जाने के लिए बढ़ा, कर्ण उठकर उसकी ओर लपका। एक्सक्यूज में मिस्टर मिलर। यस। गोमेज ने तुरंत कर्ण का रास्ता रोक लिया। क्या चाहते हो तुम? प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुकी है। मैं मिस्टर मिलर का स्पेशल इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। सर, मैं ऑल इंडिया रेडियो का विशेष संवाददाता निरंजन पाटिल हूँ। रेडियो के लिए मैं आपका विशेष इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इंडिया और अर्जुना के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारे देश के लोग आपके इलेक्शन में विशेष रुचि ले रहे हैं। मिलर ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, ठीक है मिस्टर पाटिल, मैं आज रात 10 बजे फ्री हूँ। क्या आप मेरे स्टीमर पर आ सकते हैं? आ जाऊंगा सर, यही तो मैं चाहता था। तो आप 9:45 बजे तट पर आ जाएं। मैं आपको लेने के लिए मोटर बोट भेज दूंगा। थैंक यू सर। कर्ण वापस अपने होटल के कमरे में पहुंचा और असलम को सारी बातें बताई और अंत में कहा, मुझे विश्वास है कि अपनी लाइब्रेरी में बैठकर ही मुझे इंटरव्यू देगा। आज मैं वह ऐनक प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। और मुझे क्या करना होगा? तुम अभी जाकर एक स्पीड बोट किराए पर ले लो। 10 बजे से 11 बजे तक तुम उस बोट में मिलर के स्टीमर के निकट ही घूमते रहना। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं तुम्हारी सहायता लूंगा। ओके बॉस। और ठीक 10 बजे करण तट पर पहुंच गया। वेरी मिलर की बोट। वह बोट के निकट पहुंचा। मुझे मिस्टर मिलर के स्टीमर पर जाना है। उन्होंने मेरे बारे में बताया होगा। मैं ऑल इंडिया रेडियो का
जी हाँ, आपके बारे में आदेश मिल चुके हैं, आ जाइए। बोट उसे लेकर स्टीमर की ओर चल पड़ी। असलम स्टीमर के निकट ही अपनी बोट में होगा। स्टीमर की सीढ़ियों पर एक गार्ड उसकी अगवानी के लिए खड़ा था। वेलकम मिस्टर मिलर, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है। गार्ड उसे प्राइवेट विंग में ले गया और लाइब्रेरी के सामने रुक गया। भीतर चले जाइए। तो मेरा अनुमान ठीक निकला। मिलर लाइब्रेरी में ही बैठा है। वह भीतर प्रविष्ट हुआ। गुड इवनिंग सर, आइए तशरीफ रखिए। करण उसके सामने बैठ गया और जेब से पॉकेट टेप रिकॉर्डर निकाल कर मेज पर रख दिया और सवाल पूछने शुरू किए। सबसे पहले यह बताइए कि आप भारत के साथ किस तरह के संबंध बनाने का विचार रखते हैं। दोस्ती के संबंध। भारत हमारा पड़ोसी देश है। और इंटरव्यू के दौरान करण लगातार सोच रहा था, किसी तरह ये सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर चला जाए तो मैं मेज की दराज से व्यंजक निकाल सकता हूँ। मुझे और मेरे परिवार की भारत और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता में बड़ी दिलचस्पी है। मेरी पत्नी तो 2 बार भारत भारत भी जा चुकी है। तभी भगवान ने करण की प्रार्थना सुन ली। सर, आपके लिए जरूरी फोन है। अच्छा, मैं आता हूँ। फोन शायद मिलर के बेडरूम में था। मिलर जब जाने के लिए उठा तो करण का दिल खुशी से बलिया उछाल रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जी, मेरे लिए यह 2 मिनट ही बहुत होंगे। मिलर के बाहर जाते करण उछलकर खड़ा हुआ और मेज की दूसरी ओर जाकर दराज खोली। लेकिन दराज के भीतर नजर पड़ते ही उसका दिल धक से रह गया। ओह, वह ऐनक यहाँ नहीं है। उसने जल्दी से दूसरी दराज खोलकर देखी। इसमें तो फाइलें हैं। उसने फाइलों को उल्टा पलटा। फिर उसके दिल ने खुशी से कल्लाबाजी खाई। यही है। उसने ऐनक उठाकर कोट की जेब में रख ली। हो गया काम। फिर वह जैसे ही वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठा, दौड़। ओह! गोमेज उसके सामने आकर रुक गया। तुम मेज की दराज खोलकर क्या कर रहे थे? मैं करण करण बुरी तरह से चकरा गया था कि क्या उत्तर दे। लेकिन उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। तो मेरा संदेह ठीक निकला। यहाँ क्लोज सीक्रेट टीवी से निगरानी की जाती है। करण को सोच में डुबा देकर गोमेज ने उसकी कोट की जेब में हाथ डाल दिया। ये क्या करते हो? करण के संभलने से पहले गोमेज ने उसकी जेब से ऐनक निकाल ली। तुमने ये ऐनक क्यों चुराई है? नहीं तो शायद गलती से। तभी मिलर भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या हो रहा गोमेज? बॉस, इसने आपकी ऐनक चुराकर जेब में रखी थी। मिलर बहुत जोर से चौंका था। इसने ऐनक चुराई, लेकिन क्यों? क्या यह ऐनक का राज जानता है? आप कहें तो इसे मैं गोली मार दूं। तभी कर्ण ने बिजली जैसी गति दिखाई और ओह! गोमेज किताबों की एक शेल्फ से टकराकर नीचे गिर गया और कर्ण ने खिड़की की ओर छलांग लगाई। पकड़ो उसे! गोमेज संभल कर उठा, उससे पहले कर्ण खिड़की से बाहर पहुंच चुका था। छपाक! गोमेज ने उठकर खिड़की से बाहर कूदना चाहा, मगर मिलर ने उसे रोक लिया। नहीं गोमेज, उसे जाने दो। वह ऐनक नहीं ले जा सका, यही मेरे लिए काफी है। उसे गिरफ्तार करवाकर मैं अपनी ऐनक की पब्लिसिटी नहीं करना चाहता। असलम स्टीमर से 200 गज दूर दूरबीन लिए अपनी स्पीड बोट में बैठा था। ओह! वह तुरंत बोट स्टार्ट करके करण की सहायता के लिए चल दिया। करण तेज से तैरता हुआ आ रहा था। असलम ने निकट पहुंचकर उससे बोट पर चढ़ा लिया। क्या रहा, सफलता या असफलता? कुछ न पूछो, आज फिर बाल बाल बचाऊं, कहकर उसने पूरी घटना विस्तार पूर्वक उसे सुना दी। कुछ देर बाद वे अपने होटल के कमरे में थे। तो ऐनक आज भी हाथ नहीं लगी। लगती कैसे नहीं? आज मैं पूरी तैयारी करके गया था। ऐनक मेरे कोट में है। कोट में? लेकिन आप तो कह रहे थे गोमेज ने आपकी जेब से ऐनक निकाल ली थी। वह दूसरी ऐनक थी जो मैं अपने साथ लेकर गया था। असली ऐनक मेरे कोट के अस्तर में पड़ी है। कोट के फटे अस्तर से उसने ऐनक निकाली। वास्तव में मुझे शक हो गया था कि स्टीमर पर क्लोज सर्किट टीवी से निगरानी की जाती है। पहले दोनों बार ऐसा ही हुआ था जब भी मैं लाइब्रेरी के या ऐनक के निकट पहुंचा था। अचानक गोमेज भी वहां आ पहुंचा था। इसी से मुझे शक हुआ था कि वहां क्लोज सर्किट टीवी से निगरानी की जाती है। और आज होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आते हुए मैंने बाजार से नकली ऐनक खरीद ली थी, जो बिल्कुल इस ऐनक जैसी ही थी। क्योंकि कल रात में इस ऐनक को करीब से देख चुका था, इसलिए इसकी नकल तलाश करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। कमाल कर दिया आपने।
मिलर और गोमेज की आंखों में धूल झोंकर ऐनक ले उड़े। हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम खिड़की में जरा लाल कपड़ा टांग दो ताकि प्रेसिडेंट मिराज को पता चल जाए कि उनका काम हो गया है। खिड़की में लाल कपड़ा टांगने के आधे घंटे बाद ही प्रेसिडेंट मिराज के आदमी उन्हें लेने आ पहुंचे थे और इस बार उन्हें खुले ढंग से कार द्वारा प्रेसिडेंट हाउस ले जाया गया था। प्रेसिडेंट मिराज ने विशेष अतिथि कक्ष में उनसे भेंट की। योर एक्सीलेंसी की खिदमत में ऐनक पेश करते हुए मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। वेल डन कर्नल, मुझे पता था कि सिर्फ तुम यह काम कर सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ। तो अब हमारी जिज्ञासा भी शांत कर दीजिए सर, आखिर इस ऐनक में क्या खास बात है? इस ऐनक में हरमन मिलर के भ्रष्टाचारी होने का सबूत छुपा है कर्नल। बात यह है कि जब मिलर देश का गृह मंत्री था तो उसने भ्रष्टाचार से अरबों डॉलर कमाए और उस रकम को स्विस बैंक में जमा करा दिया। अब वह मेरे विरुद्ध प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है और जनता के सामने खुद के ईमानदार होने और देश का शुभ चिंतक होने का दावा कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने देश का अरबों रुपया हड़प रखा है। इस ऐनक के शीशे पर वास्तव में उसके स्विस बैंक अकाउंट का कोड नंबर और खाता नंबर छपा हुआ है। अब मैं समझ गया सर। स्विस बैंक वाले अपने किसी भी ग्राहक के अकाउंट की जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन अगर उसका कोड और खाता नंबर किसी को पता चल जाए तो फिर सरकारी तौर पर उस बैंक से पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल ठीक। और मिलर ने अपना वह कोड और खाता नंबर इस ऐनक के शीशे पर अंकित करके उस पर पॉलिश चढ़वा ली है। याददाश्त के लिए नंबर कहीं लिख तो रखना ही होता है, अतः मिलर ने नंबर लिखने के लिए ऐनक का इस्तेमाल किया था। भला कौन सोच सकता है कि एक मामूली से ऐनक में उसका इतना बड़ा राज छुपा हो सकता है। लेकिन आपको यह राज कैसे पता चला योर एक्सीलेंसी? साइमन द्वारा। उसने 6 महीने तक मिलर की जासूसी करने के बाद पता नहीं किस तरह से उस शैतान की ऐनक का राज पा लिया था, और अब मैं इस राज को जनता के सामने खोलकर मिलर को बेनकाब कर दूंगा। मुझे यकीन है कि अब वह इलेक्शन में मेरे सामने नहीं टिक सकेगा। उसके बाद कर्ण और असलम ने एक सप्ताह प्रेसिडेंट मिराज के विशेष अतिथि के रूप में आजुना में बिताया और फिर भारत लौट आए। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।